जैसे ही येचन को 1000 रैपिड शैडो मिराज का स्क्रिप्चर मिलता है तो इसके पूरे बॉडी के चारों ओर बहुत तेज ऑरा निकलने लगता है और कुछ समय के बाद ये टेक्निक सक्सेसफुली एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर इस टेक्निक को चेक करने के लिए येचन जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है तो सडनली खुद को कुछ फीट दूर पाता है। ये देखकर तो चौंक ही जाता है और बोलता है कि ये स्पीड तो लिमिटलेस है, बिल्कुल एक परछाई की तरह। बेसिकली येचन अब बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है इधर उधर और किसी भी जगह बहुत तेज़ी से पहुंच सकता है, जो फाइटिंग के टाइम बहुत हेल्पफुल होने वाला है येचन के लिए। इस टेक्निक का स्पीड इतना ज़्यादा है कि जब ये किसी जगह मूव करता है तो पीछे इसका परछाई छूट जाता है, जिससे कोई भी इसका एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे येचन वही दिखेगा जहां पर ओपोनेंट देख रहा था। येचन का इस टेक्निक को पाने के बाद उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और खुश होते हुए बोलता है कि ये 1000 शैडो रैपिड मिराज टेक्निक तो 1000 स्पिरिट स्टोन से भी ज़्यादा कीमती है। इसी के साथ फैटी का एंट्री होता है, जो गेट के अंदर आ रहा था और खुशी के साथ बोल रहा होता है कि लास्ट टाइम हमने जितना स्पिरिट जेट लिक्विड को रिफाइन किया था उसका 3 गुना ज़्यादा इस बार करने वाले हैं। लगता है दोबारा से स्नो जेड ऑर्किड को चुराना बेकार नहीं गया। फिर येचन को बोलता है कि हम दोनों वैनबाव पवेलियन जाएंगे कल, पहले कुछ यूज़फुल चीज़ें लेने के लिए। जिससे येचन तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि यूज़फुल चीज़ वो क्या है भला। तो फैटी मुस्कुराते हुए बताता है कि हेवनली स्पिरिट तलिस्मान, हेवनली वॉक तलिस्मान एंड हेवनली थंडर तलिस्मान। ये सुनकर तो येचन के मन में लड्डू फूटने लगता है और बोलता है वैनबाव पवेलियन ये सब भी रखता है। गाइज यहाँ बता दूँ, जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था कि हेवनली स्पिरिट तलिस्मान का यूज़ करके किसी के भी ट्रू की को कुछ टाइम के लिए सप्रेस किया जा सकता है, वैसे ही हेवनली वॉक तलिस्मान से किसी का भी स्पीड कई गुना बढ़ाया जा सकता है, जिससे कोई भी कहीं भी तुरंत भाग सकता है अगर कभी जान पर बनाए तो। और हेवनली थंडर तलिस्मान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि अपने थंडर से एक माउंटेन का भी टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है। बेसिकली ये गेम चेंजर तलिस्मान है, जो कि इमरजेंसी में आपके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। फिर बताया जाता है कि हैंग्यू सेक्ट का जो 3 मेन तलिस्मान है, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया है, उन तीनों का अपना अपना स्ट्रांग पॉइंट है, पर आगे इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकता है और ये तीनों तलिस्मान हैंग्यू सेक्ट के लिए बहुत प्रीसियस हैं। फिर फैटी बोलता है कि ऑफ कोर्स ये सब मिलता है। हेवनली स्पिरिट तलिस्मान 10,000 स्पिरिट स्टोन्स में मिलता है और हेवनली वॉक तलिस्मान 30,000 स्पिरिट स्टोन्स में मिलता है और हेवनली थंडर तलिस्मान 90,000 स्पिरिट स्टोन्स में मिलता है। और जस्ट बिकॉज कि हेवनली थंडर तलिस्मान बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हैंग्यू सेक्ट में उसका इस्तेमाल करना मना है, पर तुम उसे बाहर यूज़ कर सकते हो। फिर ये चन बोलता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, भला इसे कौन अफोर्ड कर सकता है। तो फैटी बोलता है कि हैंग्यू सेक्ट के क्राउचिंग टाइगर और हिडन ड्रैगन के आउटर डिसाइपल्स में बहुत लोग हैं, जिसमें से कई लोग कल्टीवेशन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत रिच है। फिर ये चंद सोचता है कि कल जब हम की हाउ के बैग को चेक कर रहे थे, जो कि कल्टीवेशन फैमिली से बिलोंग करता है, उसके बैग में 30,000 स्पिरिट स्टोन्स मिला। तो फिर वो लोग जो कल्टीवेशन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि अभी छुपे हुए हैं, तो उनके बैग से कितना मिलेगा, वो लोग भी बहुत रिच हो गए। फिर फैटी बोलता है कि भले ही ये तलिस्मान्स महंगे हैं, पर ये यूज़फुल भी है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो ये आपके साथ होना ही चाहिए, वरना जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन होगा तो इन्हें यूज़ करके वहाँ से निकला जा सकता है, क्योंकि मेरे लिए मेरा लाइफ बहुत मैटर करता है इन स्पिरिट स्टोन्स से ज़्यादा। फिर येचन बोलता है कि ये बात तो है, अगर हम मर गए तो फिर उन स्पिरिट स्टोन्स का क्या ही करेंगे, इट्स नथिंग मोर देन यूजलेस। इसलिए यूमिंग ब्लैक मार्केट जाने से पहले मुझे वेनबाओ पवेलियन जाने की ज़रूरत है। मैं हेवनली थंडर तलिस्मान को तो अफोर्ड नहीं कर सकता, पर 2 हेवनली स्पिरिट तलिस्मान और हेवनली वॉक तलिस्मान ज़रूर ले लेंगे, जो कि काफ़ी होगा।
फिर सीन शिफ्ट होता है और वैन बाओ पवेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई 3 हेवनली स्पिरिट तलिस्मान और एक हेवनली वॉक तलिस्मान मांग रहा था। और इसी के साथ येचन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से भाग रहा था और भागते हुए बोलता है कि एल्डर, रात को चलते वक्त ध्यान से चलिएगा, कहीं किसी गड्ढे में मत गिर जाइएगा। तब गुस्से में एल्डर बोलते हैं कि यू ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तुम यकीन करो चाहे ना करो, पर तुम्हें काट दूंगा। तो ये चैन बोलता है कि उसके लिए आपको इधर आना होगा, आओ आओ। इसी के साथ ये चैन वहाँ से भाग जाता है और भागकर जंगल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो अपने तलिस्मान को देखते हुए बोल रहा था कि मैंने बहुत कोशिश की पैंग दहाई से बार्गेन करने की, पर मैं इससे जीत नहीं सका। लगता है ये बुढ़ा यूं ही वैन बाओ पवेलियन का एल्डर नहीं बना है, बहुत हार्ड मटेरियल से बना है ये। फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडपा के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ बहुत ज़ोरों शोरों से प्रैक्टिस में लगा हुआ था। और उसी वक्त येचन भी वहाँ पर आ जाता है, जो हुआ को देखकर सोच रहा था कि लगता है कि हुआ पकड़े हुए स्टाफ जैसे वेपन का ही नसीब लेकर पैदा हुआ है। लगता है कि मुझे कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, जिससे हुआ के लिए इसके स्टाफ से रिलेटेड कोई मार्शल टेक्निक को ढूंढ सकूं। गाइस, यहाँ बता दूं कि हुआ के पास बहुत अलग वेपन है, जो कि मंकी किंग के पास था। अगर ये मूवी किसी ने देखा हो तो वो समझ जाएगा। बेसिकली ये एक मोटा डंडा है, जिसमें कोई शार्प एजेस नहीं है, बट फिर भी बहुत खतरनाक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है, जहाँ येचन फैटी से बोलता है कि क्यों ना हम लोग एक स्पिरिट बर्ड रेंट पर ले लें और वहाँ उड़ते हुए चले जाए। तो फैटी बोलता है कि नहीं, ये बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि सारे ही स्ट्रांग लोग फ्लाई करके जा रहे हैं, तो स्पिरिट बर्ड का यूज़ करना सेफ नहीं होगा। मेरा यकीन करो, ज़मीन से ही जाना ज़्यादा सेफ है फ्लाइंग स्पिरिट के जगह। फिर ये चैन बोलता है कि अगर हम लोग 1000 ट्रैवल तलिस्मान का यूज़ करें, तो हम लोग एक ही दिन में 1000 माइल्स को ट्रैवल कर सकते हैं। इसी के साथ फैटी उसे उस तलिस्मान को बाहर निकाल कर दिखाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें उसके बारे में पता है। उन तलिस्मान को देखकर तो येचन की आंख में चमक ही आ जाता है और बोलता है कि हाँ, मैंने उसके बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर सुना है। फिर फैटी उसे एक तलिस्मान देते हुए बोलता है कि इसे अपने पैर में चिपका लो और अपना ट्रू की इसमें डालो और डायरेक्शन में अपना पकड़ बनाए रखना, वरना कहीं तेजी से माउंटेन में मत चले जाना। इसी के साथ येचन अपने फिंगर्स में अपना ट्रू की को रिलीज करता है और उसे अपने तलिस्मान में डाल देता है, जिससे वो तलिस्मान एक्टिवेट हो जाता है और बहुत तेज़ी के साथ दौड़ने लगता है। फिर अपना फैटी कहाँ पीछे रहने वाला है, वो भी अपना तलिस्मान को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत तेज़ी से येचन के पास पहुँच जाता है। फिर येचन बोलता है कि इसका स्पीड तो कमाल का है, हालांकि ये 1000 शैडो रैपिड मिराज के मुकाबले इसका स्पीड थोड़ा कम है, बट स्टिल ये ट्रू की थोड़ा कम कंज्यूम कर रहा है 1000 शैडो रैपिड मिराज टेक्निक के मुकाबले। फिर ये दोनों कुछ टाइम तक इसी तरह ट्रैवल करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद फैटी बोलता है कि और 1 घंटा और हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो ये चन बोलता है मुझे तो खाना का खुशबू आ रहा है। तो फैटी बोलता है कि रिलैक्स, तुम्हारे पास अभी भी ये ब्रदर है। लगता है फैटी के पास ज़रूर कुछ खाना होगा। तभी ये चैन को कुछ फील होता है, तो बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, ध्यान से। और फैटी को अपने तरफ खींच लेता है और इसी के साथ वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे दोनों पीछे फेंका जाता है, पर किसी को कोई चोट नहीं आता। टाइम रहते ही वो लोग वहाँ से हट गए थे। फिर दोनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि ना जाने किसने यहाँ पर 1000 नाइफ्स ट्रैप लगाया होगा। तभी उनके पीछे एक लड़का आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे लगाए हुए ट्रैप से बच गए, लगता है मैंने तुम लोगों को सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो ये चैन बोलता है कोर फॉर्मेशन स्टेज, ये पावर लेवल है उस लड़के का। फिर वो लड़का बोलता है कि जल्दी से अपना स्टोरेज बैग को निकालो और मुझे दे दो।
हो सकता है कि मैं तुम्हें आसान मौत दे दूँ। तो ये चैन फैटी से पूछता है कि हमें इस पर अटैक करना चाहिए या नहीं। इसे देखकर तो लगता है कि भले ही ये कोर फॉर्मेशन स्टेज में है, बट इसका ट्रू की बहुत अनस्टेबल है। लगता है कि ये अभी-अभी कोर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है। तो फैटी अपना वेपन को निकाल लेता है और खुशी से बोलता है, फाइट फाइट फाइट। तो ये चैन भी ये देखकर जोश में आ जाता है और बोलता है, लेट्स डू इट देन। और इसी के साथ दोनों उस लड़के पर अटैक कर देते हैं। इन दोनों को अपने पास आता देखकर वो लड़का बोलता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो। फिर फैटी अपने वेपन को बहुत बड़ा कर लेता है और उछलते हुए उस पर अटैक कर देता है, जो कि सीधा उस लड़के पर हिट कर जाता है। पर वो लड़का उसे रोक लेता है, जिससे फैटी बोलता है कि लगता है कि तुम मेरे अटैक को रोक लिए। फिर वो लड़का अपने हाथ में ब्लड देखता है तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे चोट पहुंचाने की। क्या तुम लोग मरना चाहते हो। और अपना ऑरा रिलीज कर देता है। इधर ये चैन भी अपने ट्रू की को रिलीज कर लेता है और उस लड़के पर अटैक कर देता है, जो उस लड़के को डायरेक्टली हिट कर जाता है, जिससे वो पीछे फेंका जाता है। और ट्रू की को देखकर तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, मानो वो मॉन्स्टर ही देख लिया। पर ये चैन यहीं पर नहीं रुकता। वो एक और अटैक को लॉन्च कर देता है, जिसका नाम है बीस्ट हार्ट फ्यूरी टाइगर पाउंस, जिससे एक दहाड़ता हुआ एनर्जी टाइगर बन जाता है, जो डायरेक्टली उस लड़के को हिट कर जाता है। और ये सीन इतना फनी है गाइस कि मैं क्या बताऊं। आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि ये चैन लिटरली अपना पाम जबरदस्ती उसके मुंह में थोप दिया है, जैसे कोई उसके मुंह में गोबर थोप दिया हो। एंड ही इज लाइक, गोबर, इयू छी। इसके बाद भी ये चैन कहाँ रुकता है। वो अपना सारा मार्शल आर्ट दिखाते हुए कभी उसके मुंह में कोहनी से तो कभी लात से मारता है। और वो लास्ट वाला लात तो इतने जोर से मारता है जिससे वो रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाता है। हे भगवान, मैं क्या करूँ, ये फाइट हो रहा है कि मुझे हंसाने का साजिश। और इतना भी कम था कि मोटका भी वहाँ आ जाता है और अपना भारी भरकम वेपन से उसको चीप देता है। इन लोगों का जिल्लत भरा फाइट से वो लड़का इतना परेशान हो जाता है कि गुस्से में उन दोनों को उठा के फेंक देता है और ऐसा हाथ दिखा के चिल्लाने लगता है कि मानो बोल रहा हो कि साला गद्दारी करवे, तुम्हारी बहन का गद्दारी करवे। सॉरी सॉरी, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो लड़का इतना गुस्सा हो जाता है कि उसका आंख लाल हो जाता है और अपने पाम पे एक एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेता है और उन दोनों को दिखाते हुए बोलता है कि जस्ट गो टू हेल। और इसका एनर्जी बॉल देख के इन दोनों का भी ऐसा फटता है कि दोनों अपना अपना एक अटैक रिलीज कर देता है, जिसका नाम है ड्रैगन टाइगर फिस्ट एंड रसिंग थंडर पाम। लेकिन इन दोनों का फूटा नसीब कि इन दोनों का जिल्लत भरा फाइट से वो लड़का इतना गुस्सा हो चुका है कि मानो आज इन दोनों का इज्जत ही लूट लेगा। और जब इन तीनों का अटैक्स आपस में टकराता है तो लड़के का एनर्जी इतना ज़्यादा था कि इन दोनों अपने पिछवाड़ा फड़वाते हुए पीछे फेंका जाता है। इधर पिटने के बाद फैटी बोलता है, अयो मेरे को तो लगा हम आज मर ही जाएंगे। फिर ये चैन बोलता है, गैप तो ज़्यादा बड़ा नहीं था। और दोनों अपना अपना पिछवाड़ा सहलाने लगता है दर्द से। और इन दोनों को देखकर लड़का उंगली दिखाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, मानो कह रहा हो कि लूट लिए ना तुम्हारा इज्जत। साला जिल्लत भरा फाइट करता है, रुक साला तुम दोनों को अब मारेंगे। तभी ये चंद बोलता है कि कौन मारेगा और कौन जिएगा अभी नहीं पता। और इसी के साथ दोनों दे ताली बोलते हुए आपस में हाथ पीट लेते हैं। और फैटी बोलता है, क्या डायलॉग मारा। इधर ये चैन भी बोलता है, तुम भी कम नहीं है, साला दोनों फाइट को मजाक बना दिया है। इन लोगों को देखकर फिर से लड़का का पिछवाड़ा जल जाता है और बोलता है कि तुम दोनों नालायक, मरो साला अब। और गुस्से में एक एनर्जी फिस्ट बनाता है और उन दोनों को मारने चला जाता है। लेकिन जैसे ही जाता है देखता है कि उसका एनर्जी फुस हो गया एंड ही इज लाइक, ये क्या हुआ बे। तब देखता है कि इसके हाथ में दो दो हेवनली स्पिरिट तलिस्मान चिपका हुआ है। साला दोनों फिर से कांड कर दिया। फिर फैटी और ईचेन को दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज करते हुए दिखा रहा था कि तुम्हारी बहन का अब गया तू। और बोलता है ही
ये लड़का कोर फॉर्मेशन स्टेज में है, पर दो दो हेवनली तलिस्मान लगने से अब इसका ट्रू की सील हो चुका है और कम से कम 1 मिनट के लिए ये पावरलेस है। तो ये चैन बोलता है कि चलो फिर इसके सील का फ़ायदा उठाया जाए और इसे जल्दी से मार दिया जाए। फिर लड़का को दिखाया जाता है जिसका मुंह देखकर लगता है कि आज तो गया, आज और नहीं बचेगा, ये हो गया इसका राम राम सत्य। और ये दोनों हरामी मौका का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपना अपना अटैक लॉन्च कर देता है जिसका नाम है ड्रैगन टाइगर फिस्ट एंड रसिंग थंडर पाम। और इस बार इन अटैक्स को वो लड़का नहीं रोक पाता और उसे डायरेक्ट हिट कर जाता है जिससे उस लड़के के मुंह से खून निकल जाता है। पर फैटी का आज तो मन कुछ ज़्यादा ही मचल रहा है, इसलिए अपना बड़ा सा वेपन निकाल के उसको मारने चला जाता है, जिसे देखकर तो लड़का का लिटरली फट ही जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, नो 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 नो। तो फैटी बोलता है यस 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 यस, और बोलते हुए उसके सिर पे दे मारता है। और ये लिटरली इतना ज़ोर से मारा था कि वहाँ पर बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि लड़का तो चितकबरा की तरह ज़मीन में पड़ा हुआ है, इसका औकात भी नहीं है कि हिल भी सके। फिर ये दोनों बोलता है कि हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, तो जल्दी करो और इससे इसका सारा सामान ले लो। और ये चैन को लोगों को नंगा करने में क्या मज़ा आता है पता नहीं, ये इसको भी नहीं छोड़ता और सारा कपड़ा उतार कर फेंक देता है, सिर्फ चड्डी में छोड़ देता है और दोनों यहाँ से जाने लगता है। इधर ये लड़का तो शर्म से मरे जा रहा था, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि जब ये दोनों जा रहे थे तो कोई इन दोनों पर नज़र रखा हुआ था तब से, जो इंटरेस्टिंग बोलते हुए सामने आता है, जिसे देखकर पता चलता है कि ये कोई बूढ़ा आदमी है जो इन दोनों पर नज़र रखा हुआ है। फिर ये बूढ़ा इंसान बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इसके पास ट्रू फायर होगा। फिर ये दोनों कहीं जंगल में रुककर उस लड़के से लूटा हुआ सामान चेक करने लगता है, जिसमें उन्हें 1 लाख से ज़्यादा का स्पिरिट स्टोन्स मिलता है, जिससे ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि कोर फॉर्मेशन स्टेज में होने के लायक है वो लड़का, कितना रिच है वो। फिर ये चन बोलता है कि लगता है कि ये भी यूमिंग ब्लैक मार्केट जा रहा था ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, पर इसने कभी सोचा नहीं होगा कि इसे अपना रास्ता वापस घर के लिए मोड़ना पड़ेगा, वो भी बिना पार्टिसिपेट किए। फिर फैटी बोलता है कि 2 तलिस्मान यूज़ करना बेकार नहीं गया, चलो ये सब बांट लेते हैं आपस में, सेम रूल 50-50। तभी येचन का नज़र एक ट्रेजर पर जाता है जो किसी कल्ड्रॉन की तरह दिख रहा था, पर जैसे ही वो उसे लेने वाला था कि तभी फैटी भी तेज़ी से हाथ बढ़ा देता है और दोनों एक साथ बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए। पर जब दोनों हाथ लगाते हैं तो पता चलता है कि दोनों अलग अलग ट्रेजर्स को चुने हैं, ये चैन कल्ड्रोन तो फैटी स्वॉर्ड को। फिर दोनों अपना अपना ट्रेजर्स को पाके खुश हो जाते हैं। फिर तभी दोनों को एक एक फाइटिंग स्किल्स का बुक मिलता है, जिसमें से फैटी को सेकिंग माउंटेन फिस्ट टेक्निक मिलता है, जिससे तो ये चैन का मुंह ही बन जाता है और मुंह फुलाते हुए बोलता है वंडरफुल। पर फैटी बहुत खुश हो जाता है इस स्किल को पाकर, उसे बहुत पसंद आता है ये टेक्निक। फिर कुछ टाइम के बाद दोनों एक सेक्ट के गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर फैटी बोलता है कि इस बाउंड्री स्टील के बाद थोड़ा और आगे बढ़कर हम लोग यूमिंग ब्लैक मार्केट पहुंच जाएंगे। इधर येचन तो बहुत शौक में था और बोलता है कि हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट, ये लोग कहाँ से हैं, मैंने कभी पहले कैसे नहीं सुना कि ग्रेट चू के पास ऐसा भी कोई पावर है। फिर फैटी बताता है कि मैंने अपने अंकल से सुना था कि हैंग यू सेक्ट के इस्टब्लिशमेंट से पहले ही प्रोफाउंड सेक्ट यहाँ पर मौजूद है और ये किसी भी दूसरे सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, यहाँ तक कि इस सेक्ट के मेंबर्स भी बहुत मिस्टीरियस एंड पावरफुल है। मैंने तो ये भी सुना है कि इसका लीडर हेवनली इमॉर्टल स्टेज का कल्टिवेटर है। वैसे गाइज जानकारी के लिए बता दूं कि बाउंड्री स्टील का मतलब है कि कोई प्राचीन शब्द जो एक वॉल में लिखा गया है। ये सुनकर तो येचन कदई इंटेंस लुक देते हुए बोलता है कि हेवनली इमॉर्टल स्टेज, जैसे बोलना चाहता हो कि इसका इरादा बन चुका है अब इस स्टेज तक पहुंचने का।
फिर 6 स्टेजेस के बारे में बताया जाता है कल्टीवेशन का। पहले येचेन कंडीशन है, कंडेंसेशन आता है। दूसरा फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट। तीसरा कोर फॉर्मेशन। फोर्थ वॉइड सोल। फिफ्थ हाफ स्टेप हेवनली इमॉर्टल इमॉर्टल एंड लास्ट है हेवनली इमॉर्टल। और तीनों मेन सेक्ट में किसी के पास भी हेवनली इमॉर्टल स्टेज का कल्टीवेटर नहीं है। तो समझ लो कि प्रोफाउंड सेक्ट का पावर क्या है। फिर फैटी बोलता है कि चलो अंदर चलते हैं, पर येचेन का हाथ में कुछ होने लगता है। तो वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तो फैटी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फैटी बताता है कि हर साल प्रोफाउंड सेक्ट इस ऑक्शन के लिए हमेशा एक फॉर्मेशन को लगाता है, जिससे जो कोई भी यहाँ एंटर करेगा उसका कल्टीवेशन ची कंडेंसेशन स्टेज तक सप्रेस हो जाएगा। फिर येचन पूछता है कि क्या हाफ स्टेप हेवनली इमॉर्टल का पावर भी सप्रेस हो जाएगा। तो फैटी जवाब देता है कि बिना किसी शक के। फिर पूछा जाता है कि क्या ये लोग इतने पावरफुल हैं। तो जवाब मिलता है हाँ, यहाँ तक कि ये लोग यूमिंग ब्लैक मार्केट में ही रहते हैं, फिर भी ये लोग फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होते। पर जब 3 इयर्स ऑक्शन होता है तब यहाँ पर कम्प्लीटली फाइट्स मना होता है। यहाँ तक कि लेजेंड्स का कहना है कि एक बार ब्लड थर्स्टी पैलेस के लोग यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आए थे, तब ये लोग उन सभी को मारकर उनका बॉडी उनके घर भेज दिए थे। हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट इस जगह के लिए एक सिंबल की तरह है। यहाँ तक कि कोई भी दूसरा सेक्ट या कल्टीवेशन फैमिली भी इनको प्रवोक करने की हिम्मत नहीं करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाहर कितने स्ट्रांग हो, पर यहाँ पर आप मारे जाओगे। इसी के साथ वो लोग मार्केट के अंदर आ चुके थे, जहाँ एक सेल्स पर्सन ऑफ़र बताते हुए बोल रहा था कि आइए आइए यहाँ आइए, एक नज़र डालिए, स्पिरिट स्टोन्स और स्पिरिट जेड लिक्विड सेल पर है। मतलब कि ये सब सस्ता में मिलेगा यहाँ। फिर वो फैटी और येचेन को देखकर पूछता है कि क्या आप लोग स्पिरिचुअल वेपन लेना चाहेंगे, ये काफ़ी अच्छा है। तो फैटी येचेन से बोलता है कि किसी भी स्ट्रीट स्टॉल के ओनर का पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना यहाँ। वैसे मोस्ट ऑफ देम को झेलना मुश्किल है यहाँ। उनमें से तो किसी सेक्ट का एल्डर होगा, तो कोई कल्टीवेशन फैमिली का पावरफुल मेंबर। फिर येचन बोलता है ये बात पर तो हम यकीन कर सकते हैं। फिर फैटी बोलता है कि वैसे भी कल तक ऑक्शन स्टार्ट नहीं होने वाला, तो चलो आज रात आप आपस में घूमते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। फिर फैटी को अचानक ही एक क्राउड दिख जाता है। तो येचेन से बोलता है कि तुम पहले जाओ आसपास घूमने, हम पहले यहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो येचेन मुंह बनाते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या सब कुछ मिलता है। पर जब येचेन भी वहाँ जाता है चीज़ें चेकआउट करने, तो देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर झेन यांग सेक्ट का हुआ यून और ब्यूटीफुल लेडी जी निंग सुवांग घूम रही थी। गाइस यहाँ बता दूँ कि ये वही लड़की है जो चैप्टर 1 में येचन को फेयरवेल देने आई थी, जब येचन को झेंग सेक्ट से निकाला जा रहा था। एंड शायद येचन को लाइक भी करती है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि ये मिक्स्ड फीलिंग्स दिखाई है अभी तक। तो शायद आगे ही पता चलेगा कि क्या होगा इन दोनों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर येचन जी निंग को देखकर सैड हो जाता है और डिसाइड करता है कि खुद को उसके सामने नहीं लाएगा। इसलिए वो एक मास्क को अपने फेस पर लगा लेता है, जिससे जी निंग उसे ना पहचान सके। फिर वहाँ से जाते हुए खुद से बोलता है कि पास्ट में जो भी था वो सब कुछ समय के लिए ही था, ठीक वैसे ही जैसे हवा में लहराता बादल। इस ज़िंदगी में और ज़्यादा अच्छा नसीब नहीं है, हो सकता है अगले जन्म में हो। लगता है येचन इस लड़की से बहुत प्यार करता है, इसलिए कबीर सिंह बन गया है अभी। इट्स ओके। एनीवेज फिर फैटी आता है और येचन से बोलता है कि तुम ये मास्क लगा कर क्यों रखे हो, हम तुम्हें कितने देर से ढूंढ रहे थे इधर उधर। तो येचन अपने दिल का दर्द छुपाते हुए स्माइल करता है और बोलता है कि हम जस्ट अभी इसे खरीदे, कैसा है ये। तो फैटी मुंह बनाते हुए बोलता है कि तुम पैसे बहुत खर्च करते हो, मैंने एक जगह देखा है जहां हम दोनों रेस्ट कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और होटल को दिखाया जाता है, जहां फैटी येचन से बोलता है कि मुझे तो बहुत नींद आ रहा है, तुम भी जाकर सो जाओ। पर येचन उस कल्ड्रोन को चेक करने लगता है जिसे उस लड़के से छीना था।
तो फैटी बोलता है कि क्या तुम सच में उस वुशान सीक्रेट मेथड को सीखना चाहते हो? देखना कहीं मर मत जाना इसके वजह से। इधर ये चैन तो फुल्ली कंसंट्रेटेड था इस कल्ड्रॉन में और अपने पॉट को भी निकाल लेता है, पर पॉट जैसे ही कल्ड्रॉन के पास आता है तो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा रिएक्शन देखकर तो ये चैन शॉक हो जाता है और सोचता है कि इस कल्ड्रॉन में ज़रूर कोई हिडन मिस्ट्री होगा। पता नहीं किस तरह का मिस्ट्री इसके अंदर छुपा हुआ है। फिर पॉट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पॉट कल्ड्रॉन को रिफाइन करने का कोशिश कर रहा था, जहाँ पॉट में रखा हुआ स्पिरिचुअल लिक्विड्स में एक बूंद ब्लड गिर जाता है और जैसे ही होता है तो उस कल्ड्रॉन को बाहर फेंक देता है। ये देखकर ये चैन चिढ़ जाता है और बोलता है कि पॉट इतने देर से इसे रिफाइन कर रहा था पर कुछ भी स्पेशल नहीं दिया। फिर वो स्पिरिचुअल लिक्विड को पीने लगता है और कुछ टाइम वेट करने के बाद बोलता है कि लगता है कि ये पॉट भी कभी कभी ठीक से काम नहीं करता। पर तभी उसे कुछ होने लगता है और उसे चक्कर आने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे प्यास लग रहा है। और ये प्यास इतना ज़्यादा था कि ये अपना शर्ट तक फाड़ लेता है और पानी ढूंढते हुए अपने पॉट का स्पिरिचुअल लिक्विड्स पीने लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में था। पर प्यास की वजह से इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बस पिए जा रहा था। पर जब इसका प्यास बुझा तो अचानक ही इसका आँख से फायर निकलने लगता है और बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह बन जाता है। गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद उस ब्लड के वजह से हो रहा है जो पॉट के स्पिरिचुअल लिक्विड में मिक्स्ड हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। इधर ये चैन तो मानो पूरा पागल ही हो चुका था, जिसका सिर बहुत फट रहा था। फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को दिखाया जाता है, जहाँ ये चैन फ्लोर में सोया हुआ था और जब उसका आँख खुलता है तो कुछ फील करके शॉक ही हो जाता है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन अचानक से ही 3 स्टेज से आगे बढ़ गया था और वो ची कंडेंसेशन के 8th स्टेज में चला गया था, जहाँ वो कल रात तक 5th स्टेज में था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कल रात क्या हुआ। तभी फैटी लिटरली दरवाज़ा तोड़ते हुए आता है और बोलता है कि जल्दी करो चैन बॉय, हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं। तुम यहाँ फ्लोर में बैठकर क्या कर रहे हो? तो ये चैन बात को घुमाते हुए झूठ बोल देता है कि हम एब्स बना रहे हैं। तो फैटी ये चैन पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो और निकलो यहाँ से, वरना बाद में हमें ऑक्शन में जगह नहीं मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और यूमिंग ब्लैक मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ कोई बोल रहा था कि गेट अभी तक क्यों नहीं खुला है, अभी टाइम नहीं हुआ है, इतना भी क्या हड़बड़ी है। पता नहीं इस बार प्रोफाउंड सेक्ट वाले क्या ऑक्शन करने वाले हैं। फिर फैटी को दिखाया जाता है जो अपने पैंट के अंदर हाथ डाल के कुछ कर रहा था। ये देखकर तो ये चैन का दिमाग ही खराब हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। फिर फैटी 2 पिल्स निकालता है अपने पैंट से और बोलता है कि ये फेस ट्रांसफॉर्मिंग और वॉइस चेंजर पिल है, लो एक तुम भी खा लो, इससे तुम्हारा लुक और वॉइस दोनों चेंज हो जाएगा। यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल होना ज़्यादा अच्छा है। ये सब देखकर तो ये चैन का मन ही घिना जाता है और उसको खांसी आने लगता है और बोलता है कि तू ही ठूस साले इसे, मुझे नहीं चाहिए, हम मास्क ही पहन लेंगे, ज़्यादा बेटर है। तो फैटी बोलता है कि इतना मना करने के लिए कोशिश करने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कमर में बैग क्यों है, इसे रख लो। और एक बुद्धा बनकर बोलता है सेफ्टी। इसी के साथ ऑक्शन हॉल का गेट खुलता है और एक आदमी इसमें से बाहर आता है। तो लोग उसे देखकर आपस में बात करने लगते हैं कि ये कौन है जो इतना एरोगेंट है। तो एक लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता इसके बारे में, ये ब्लैक माउंटेन से है और ये इस एरिया में बहुत पावर रखता है अपने पास। फिर इन लोगों को अंदर बुलाया जाता है, जहाँ येचन और फैटी दोनों अंदर चले जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। पर फैटी तो बैठने के साथ ही अपना काम चालू कर देता है, मतलब कि ठूसने लगता है। वो वहाँ जितना खाना रखा हुआ था उन सब पर हमला कर देता है, जिसे देखकर तो ये चैन चिढ़ जाता है और बोलता है कि कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। तो फैटी खाते हुए बोलने लगता है कि तुम तो मास्क पहने हुए हो, तुम कैसे खाओगे। इससे ये चैन चिढ़ जाता है और बोलता है कि तुम मर साले।
इसी समय एक बूढ़ा इंसान इन लोगों के पास आता है, जिससे ये चैन अलर्ट हो जाता है और मन में सोचता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन बेस को सप्रेस किया गया है। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बूढ़ा एक माउंटेन की तरह है जो हमें चीपने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली ये ओल्ड मैन ये चैन पर अपना पावर से प्रेशर बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है इस वक्त। फिर आवाज़ आता है कि की फैमिली नैनजियांग प्लेस से आ चुकी है। फिर सीतू फैमिली, देन वेंग फैमिली, देन अगेन डैंग फैमिली के बारे में भी सेम बोला जाता है। ये सभी बड़े कल्टीवेशन फैमिलीज़ हैं अपने अपने प्लेस में, जो यहाँ इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने आए हैं। फिर ये चैन पूछता है कि फैटी, तुम्हारे फैमिली से कोई नहीं आया? तो फैटी आगे वाले टेबल पर पॉइंट करके बोलता है कि मेरे सेकंड अंकल आए हैं। तो ये चैन उनको देखकर बोलता है कि ये तो काफ़ी कैजुअल दिख रहे हैं। तो फैटी बोलता है कि यही ज़रूरी है इस वक्त, और दिखाया जाता है कि फैटी और उसके अंकल ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, इवन दो उनका हरकतें भी सेम लग रहा है। तभी हैंग यू सेक्ट के भी एक मेंबर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर तो ये चैन पहचान भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने कभी उसे इससे पहले नहीं देखा। तो फैटी बताता है कि ये वूजियान पीक के इनर गेट के पीक मास्टर है, जिसका नाम है फेंग वो हेन। फिर झेन यांग पीक के मेंबर को भी दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं एल्डर वूथ है। अगर आप लोग भूल चुके हैं इन्हें, तो आपको वो याद दिला दूं, ये वही इंसान है जिसने ये चेन को बेइज्जत करके झेन यांग पीक से निकाल दिया था, क्योंकि ये चेन का मेरिडियंस टूट गया था, और इसी के वजह से आज हमारे ये चेन को देवदास बनना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये चैन का मोस्ट फेवरेट टारगेट उसके आंखों के सामने आ चुका है, जिसके वजह से ये चैन को ना जाने क्या क्या सहना पड़ा, जिसने ये चैन का मेरिडियंस तक तोड़ दिया था जब ये चैन कमज़ोर था। ये कोई और नहीं बल्कि किंग यून सेक्ट का 9th डायरेक्ट डिसाइपल्स में से सेकंड डिसाइपल, जिसका नाम है लू जी, जिसे देखकर ये चैन का पारा चढ़ जा रहा था। उसे बस ये चैन मार देना चाहता था, पर सिचुएशन सही ना होने की वजह से वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था सिवाय राइट टाइम आने के। इसी के साथ वहाँ ब्लड थ्रस्टी पैलेस के भी लोग आ जाते हैं, जैसे देखकर तो ये चैन का दिमाग ही ख़राब हो जाता है और मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है। ये जगह तो अब डेंजरस लोगों से भर चुका है, यहाँ से अब ट्रेजर को घर कैसे ले जाया जाए। गाइस आपको बता दूं, ये तीनों कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जो पार्ट 3 में हमारे हीरोइन लिंगर का पीछा कर रहे थे और उसे सेक्स ड्रग्स देकर उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। जहाँ ये चैन का पहली बार इज्जत लुट गया था हीरोइन के द्वारा उसे बचाते हुए, जो काफ़ी मज़ेदार है। जिन लोगों ने ये पार्ट नहीं देखा है अभी तक, वो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके पार्ट 3 देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऑथर यहाँ बताते हैं कि ग्रेट चू में एक पैलेस और 3 सेक्ट्स हैं, जिसमें ब्लड थर्स्टी डोमिनेट करता है नॉर्दर्न चू में। ये लोग रियल पावर हाउस है और इन्हें ये 3 सेक्ट्स गलती से भी प्रवोक करने का हिम्मत नहीं करता। गाइस ग्रेट चू को आप लोग एक कंट्री की तरह मान सकते हैं, जिसके बारे में अभी तक सिर्फ नॉर्दर्न चू और साउदर्न चू के बारे में बताया गया है। आगे स्टोरी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें अपने आप रिवील हो जाएगा। इसी के साथ ऑक्शन स्टेज से कोई सभी का अटेंशन ग्रैब करते हुए बोलता है कि जेंटलमैन, आप सभी को ऑक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है, तो इसलिए फालतू का बकवास ना करते हुए ऑक्शन को शुरू करते हैं। और जो इस ऑक्शन का होस्ट है वो प्रोफाउंड सेक्ट का एक एल्डर है, जिसका नाम एल्डर यांग है, और ये बहुत पावरफुल है, इतना कि यहाँ आए कोई भी इनसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसी के साथ सबसे पहले आइटम को पेश किया जाता है, जिसका नाम है जियांग स्वॉर्ड, और इसका प्राइस है 50,000 स्पिरिट स्टोन्स, और जो भी सबसे बड़ा बोली लगाएगा उसी को ये स्वॉर्ड दिया जाएगा। फिर सभी अपना अपना बोली लगाने लगता है, जिसमें कोई 51,000 तो कोई 53,000 तो कोई 60,000 बोलता है। फिर ये चैन बोलता है कि ये कितना एक्सपेंसिव है, तो फैटी बोलता है कि
क्या तुमने कभी अच्छी शुरुआत के बारे में नहीं सुना? पहला आइटम इंटरेस्टिंग है बट इसके बाद वाला चीप होगा। इधर बोली 85,000 से 90,000 तक पहुंच जाता है। तभी एल्डर वो बोली लगाते हुए बोलते हैं कि 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स झेन यंग सेक्ट लगाता है। तो सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि और बिडिंग आगे मत बढ़ाओ, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एल्डर वो बोलते हैं कि अगर कोई और बिडिंग नहीं कर रहा तो ये जी यांग स्वॉर्ड झेन यांग सेक्ट का हुआ, और खुश हो जाता है। ये तो खुद को होस्ट ही समझने लगा यहाँ पर इसे क्या पता कि इसका एल लगने वाला है आगे। इसी के साथ सेकंड आइटम को लाया जाता है जिसका नाम है जियांग कॉपर फर्नेस, और इसका बिडिंग प्राइस 30,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होता है। फिर कोई 50,000 तो कोई 70,000 तो कोई 90,000 भी बोली लगाता है। फिर येचन बोलता है कि ये फर्नेस काफ़ी अच्छा है। तो फैटी बोलता है कि अगर चाहिए तो बोली को आगे बढ़ाओ। तो येचन बोलता है कि पैसे ही नहीं है। तो फैटी बोलता है कि फिर भूल जाओ। तभी कोई 1,50,000 स्पिरिट स्टोन्स लगाता है। तो उसे भी हराते हुए कोई 1,60,000 स्पिरिट स्टोन्स लगा देता है, जो कि किंग यून सेक्ट था। और किंग यून सेक्ट का बीड करता देख लोग पीछे हट जाते हैं और कोई बीड नहीं करता आगे। तो ये देखकर होस्ट फर्नेस को किंग यून सेक्ट को दे देते हैं। फिर थर्ड आइटम को दिखाया जाता है जिसका नाम है 7 कलर पगोड़ा। ये चमचमाता एक गोल्डन टावर है। फिर लोग यहाँ से बिडिंग शुरू करते हैं और कोई 1 लाख तो कोई 1.5 लाख तो कोई 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स लगाता है। फिर तभी एक इंसान 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स लगाता है। तो कोई उसके पीछे से एक मॉन्स्टर की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तो इससे वो आदमी डर जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, अब मुझे और नहीं चाहिए ये। तो पीछे वाला खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम समझदार हो। ये 7 कलर्ड पगोड़ा ब्लड थर्स्टी पैलेस को बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट आइटम लाया जाता है जो कि आयरन रॉड है, और इसका बीडिंग प्राइस 10,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होता है। तभी येचन का ट्रू फायर अचानक से बाहर निकलने लगता है, जिससे येचन समझ जाता है कि ये कोई ट्रेजर है, इसलिए उसका ट्रू फायर ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तभी कोई होस्ट से पूछता है कि ये किस तरह का आइटम है? तो होस्ट बोलता है कि क्या मैंने पहले बताया नहीं, ये एक आयरन रॉड है जिससे आप फायर स्टिक की तरह समझ सकते हैं। तो लोग आपस में बात करते हुए बोलने लगते हैं कि ये कितना प्लेन है, डेफिनेटली कोई ट्रेजर नहीं है, और इतना अगली भी है ये। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो उसे बर्बाद मत करो ऐसे आइटम पर। तो बेसिकली कोई भी इस आइटम को लेने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो जब होस्ट देखता है कि इस आइटम को लेने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो वो नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी येचन चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर, मुझे ये चाहिए। मैं 10,000 स्पिरिट स्टोन्स लगाता हूँ, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। तभी फैटी येचन पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 10,000 स्पिरिट स्टोन्स एक टूटे हुए रॉड के लिए? ये देखकर सभी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो काफ़ी चीप है, ये लिटिल बडी कितना फ़नी है। तो होस्ट बोलते हैं कि अगर कोई प्राइस को आगे नहीं बढ़ा रहा तो ये आइटम इस लिटिल बडी को जाता है। तभी कोई 11,000 स्पिरिट स्टोन्स लगा देता है। ये बोलने वाला एल्डर वुथ है, जो बोलते हैं कि ये आयरन रॉड मेरे झेन यंग के पास जाएगा। ये सब देखकर तो येचन का दिमाग ही खराब हो जाता है। फिर वो बिड को आगे बढ़ाते हुए 12,000 स्पिरिट स्टोन्स को स्टोन्स का बिड लगाता है। तो फिर वहाँ बैठे लोग ये सब देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लड़का क्या झेन यंग सेक्ट से इस आयरन रॉड को छीनने का हिम्मत कर रहा है, वो भी सिर्फ एक मामूली से आयरन रॉड को। कौन है ये लिटिल बडी? लगता है इसका 80% ब्रेन बाढ़ में बह गया है। और फिर एल्डर वो भी येचन को देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बच्चे, तुम्हें पता है ना कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? तो येचन पूछता है कि एल्डर, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ये सुनकर एल्डर खुश हो जाता है और बोलता है कि बहुत अच्छे बच्चे, काफ़ी समय बाद कोई जीनियस से मेरा पाला पड़ा है, और अगर ऐसा ही बात है तो
मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं 20,000 स्पिरिट स्टोन्स पे करूँगा। तो ये चैन बोलता है कि मैं 21,000 पे करूँगा। तो फिर से एल्डर वुड 30,000 का बिड लगाते हैं। तो ये चैन 31,000 लगाता है। तो एल्डर उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे, फिर मैं 40,000 लगाऊंगा। तो ये चैन सीधा 1 लाख लगा देता है। ये सुनकर तो फैटी का खून ही निकल जाता है और बोलता है कि ये पागल हो गया है। तो एल्डर वो भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो भी 1,10,000 स्पीड स्टोन्स लगा देते हैं और बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो अब लगा कर दिखाओ बोली। तो ये चैन भी एटीट्यूड दिखाते हुए सीधा 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स लगा देता है और बोलता है कि एल्डर, क्या अब भी आपको मेरे साथ खेलने में मज़ा आ रहा है? तो वहाँ के लोग आपस में बोलने लगते हैं कि किस फैमिली का है ये लड़का आखिरकार, जो झेन यंग सेक्ट से टकरा रहा है। इधर होस्ट भी शॉक हो जाते हैं 2 लाख जैसे बड़े प्राइस को सुनकर। पर ये चेन को इन सब से कहाँ ही फर्क पड़ रहा था। वो एल्डर वू से पूरा मज़ा लेने का डिसाइड कर चुका था और मन में सोचता है कि पैसे के मामले में हम आपसे काफ़ी पीछे हैं, पर स्टिल अगर हम इस आयरन रॉड को ना भी ले सके तो भी तुम्हें खून का उल्टी तो करवा के ही मानेंगे। तो एल्डर वो भी अपना एटीट्यूड दिखाते हुए 2,10,000 का बोली लगा देते हैं और ये चैन से बोलते हैं कि लड़के, अब हिम्मत है तो बोली बढ़ाकर दिखाओ। इधर फैटी ये चैन से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ये आयरन रॉड चाहिए? तो ये चैन हाँ बोलता है। फिर फैटी बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स हैं जो कि मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ, बट याद रहे मुझे इसे लौटा देना बाद में। ये सुनकर तो ये चंद शौक ही हो जाता है और पूछता है कि पर तुम इतना ही बोला था कि फैटी बोलता है कि रियल मैन अपने स्ट्रेंथ दिखाते हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो, हम दोबारा बाद में आ सकते हैं। ये चंद भी फैटी के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए थैंक्स बोलता है और बिड को आगे बढ़ाते हुए 3 लाख का बोली लगा देता है, जिसे सुनकर तो सबके पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाता है और हर किसी के मुंह में बस यही प्राइस निकल रहा होता है। और इधर एल्डर वो भी इस प्राइस को सुनकर आखिरकार गुस्से में आ जाते हैं और ये चैन को धमकी देने की कोशिश करते हैं, बट उसी वक्त होस्ट बीच में आ जाते हैं और अपना ऑरा रिलीज करते हुए एल्डर वू से बोलते हैं कि अगर आपने दोबारा किलिंग इंटेंट दिखाया तो मुझे इम्पोलाइट होने पर ब्लेम मत कीजिएगा। ये सुनकर एल्डर वू अपना औकात में आ जाता है और इज्जत के साथ प्राइस को आगे बढ़ाते हुए 3,10,000 बोलते हैं। तो ये चैन भी पूरा स्वैग के साथ 5 लाख का बीड लगा देता है। ये सुनकर एल्डर वू अपना कंट्रोल ही लूज कर जाते हैं और अपने चेयर को तोड़ते हुए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये प्राइस अब तक का सबसे ज़्यादा प्राइस था जो किसी ने किसी भी आइटम के लिए पे नहीं किया और इससे ज़्यादा किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ आगे बढ़ने का। इसलिए होस्ट इस आयरन रॉड को येचन को देने का डिसाइड कर लेते हैं। इससे खुश होकर फैटी एंड येचन आपस में ताली पीट लेते हैं। इधर ऑक्शन को आज के लिए ख़त्म कर दिया जाता है और कल दोबारा से इसे कंटिन्यू किया जाएगा और सभी को पैसे लेकर बैक स्टेज में आने को बोला जाता है ताकि पैसे देकर अपना अपना आइटम ले सके। इधर होस्ट येचन को देखते हुए बोलते हैं कि बॉय, उम्मीद है कि तुम 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स दे पाओगे। इसके बाद सभी अपना अपना आइटम लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एल्डर वू और ये चैन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी एल्डर वू बोलते हैं कि लड़के, तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा कि मेरे झेन यांग सेक्ट से भिड़ने के बाद क्या होता है। तो ये चैन भी रिलैक्स होकर जवाब देता है कि जो भी बिड में हायर प्राइस लगाएगा वही जीतेगा। अगर एल्डर को जीतना ही था तो और पैसे लगाना चाहिए था, इसमें हम क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि जब ये ऑक्शन ख़त्म हो जाएगा तब तुम्हारे पास बोलने के लिए स्मार्ट माउथ होगा। तो ये चैन मुस्कुराता हुआ सोचता है कि बुड्ढे, तुझे क्या लगता है कि हम तुझे सच में कोई मौका देंगे कुछ करने का? फिर ये चैन अपना आयरन रॉड लेने जैसे ही होस्ट के पास पहुंचता है तो एल्डर उससे बोलते हैं कि बच्चे, तुमने आज सच में बहुत हिम्मत दिखाई। ये सुनकर ये चैन भी ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए थैंक्स बोलता है। फिर एल्डर बोलते हैं कि कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, प्लीज़ कम इनसाइड। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हिडन ड्रैगन पवेलियन के बैक हॉल के बैक
कोर्ट यार्ड को दिखाया जाता है जहाँ कोई ये चैन का इंतज़ार कर रहा था। पर जैसे ही ये चैन उसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही एल्डर है जो इन लोगों का पीछा कर रहा था माउंटेन में आते वक्त, और ये हेवन प्रोफाउंड सेक्ट का एक एल्डर है। फिर ये चैन पोलाइट होकर उनसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि एल्डर इस जूनियर से क्या चाहते हैं। तो एल्डर ये चैन से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो ये चैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो एल्डर बोलते हैं कि अगर और क्लियरली बोलूँ तो मुझे तुम्हारा ट्रू फायर से हेल्प चाहिए। जिसे सुनकर ये चैन को तो सदमा ही लग जाता है कि कोई उसके ट्रू फायर के बारे में जान गया है। बट एल्डर कोई भी गलत इंटेंशन ना दिखाते हुए उससे सिर्फ हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और बदले में बोलते हैं कि तुम्हें जो भी रिवॉर्ड चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो ये चैन ये सुनकर बदले में उनसे पैसे मांगता है। तो एल्डर पूछते हैं कि बस इतना ही? तो ये चैन बोलता है कि हाँ, इतना ही। तो इसी के साथ एक भरा हुआ बैग ये चैन की तरफ फेंक देते हैं, जिसे ये चैन कैच कर लेता है। और एल्डर बोलते हैं तो चलो फिर शुरू करते हैं। इसी के साथ वो अपना शर्ट का स्लीव को ऊपर करते हैं, अपना हाथ को दिखाते हैं, जिसे देखकर ये चैन थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये क्या है। तो एल्डर बोलते हैं कि ये विच कर्स है। फिर बताया जाता है कि विच कर्स एक बहुत ही जहरीला कर्स सील है, जो कि सिर्फ लेजेंडरी विच क्लैन के द्वारा ही दिया जा सकता है, और अगर इसे टाइम पर हटाया ना जाए तो जिस भी इंसान को ये कर्स दिया गया है वो कंफर्म मारा जाएगा। विच क्लैन एंशियंट और मिस्टीरियस क्लैन है, जो 9 एंशियंट क्लैन में से एक है, और ये 9 एंशियंट क्लैन्स बहुत ही पावरफुल है, और ये एक्चुअल में एंशियंट एंड जाइंट्स क्लैन है। गाइज यहाँ पर बता दूँ कि आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा क्लैन का लिस्ट सुनाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसलिए जैसे जैसे फ्यूचर में ये क्लैन सामने आएंगे वैसे वैसे आप लोगों को बताते चले जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि 9 एंशिएंट क्लैन्स है जो बहुत खतरनाक है में से एक है। फिर ये चैन पूछता है कि एल्डर क्या सच में मेरा ट्रू फायर इस विच कर्स को रोक सकता है। तो एल्डर बोलते हैं कि नॉर्मल ट्रू फायर नहीं कर सकता, पर तुम्हारा ट्रू फायर शायद ऐसा कर सकता है। ये सुनने के बाद तो मानो ये चैन का दिमाग ही ब्लास्ट कर गया हो, और पूछता है कि एल्डर क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रू फायर स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइडेड हो। तो एल्डर बोलते हैं कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रू फायर्स देखे हैं, पर ऐसा पहली बार है जब मैंने एक गोल्डन ट्रू फायर को देखा है। फिर ये चैन बोलता है कि पर मुझे लगता है कि मेरा ट्रू फायर उतना पावरफुल नहीं है। तो एल्डर बोलते हैं कि ट्रू फायर हेवन एंड अर्थ से पैदा होता है, और जन्म से ही इसका खुद का बुद्धि होता है, और ये अपने मास्टर के कल्टीवेशंस के अकॉर्डिंग अपने पावर को सप्रेस भी कर सकता है। इसलिए तुम्हारे ट्रू फायर का एबिलिटी इस वक्त तुम्हारे कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, जो कि ची कंडेंसेशन स्टेज पर है। और तो और तुम्हारा ट्रू फायर अब तक नहीं जागा है। ये सुनने के बाद तो ये चैन का पैरों तले ज़मीन ही खिसक गया। अगर ये अभी तक नहीं जागा है तो फिर इसका पावर कैसे यूज़ कर रहा है, और अगर ये इसका ट्रू पावर नहीं है तो ये जागने के बाद कितना पावरफुल होगा। सच में यार, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गया है अब। फिर एल्डर बोलते हैं कि हम बस इतना ही बता सकते हैं कि तुम्हारा ट्रू फायर कोई ऑर्डिनरी फायर नहीं है। ये जितने भी ट्रू फायर्स हैं उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है जिसे मैंने आज तक देखा है। यंग मैन, तुम्हें सिर्फ एक कर्स लाइन को रिफाइन करना है। विच कर्स लाइन से जुड़ा हुआ होता है। अगर तुम कर्स लाइन को सिर्फ रिफाइन कर लो तो मैं विच कर्स को खुद ही तोड़ दूंगा। फिर ये चन अपने फायर को रिलीज करते हुए उनके कर्स लाइन को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, पर जब वो ये कर रहा था तब एल्डर नोटिस करते हैं कि ये चन के बॉडी में डेमन ब्लड है, और सोचने लगते हैं कि इसके बॉडी में एंशिएंट डेमन ब्लड कैसे है। लगता है इसे भी नहीं पता कि इसके नसों में एंशिएंट डेमन ब्लड दौड़ रहा है। गाइज यहाँ बता दूं कि ये डेमन ब्लड क्लैन भी उन 9 एंशिएंट क्लैन में से एक है। दैट मीन्स
जाने अनजाने ये चैन को एक बहुत ही पावरफुल चीज़ मिल गया है। बस देखना है कि ये ब्लड ये चैन का पावर को किस हद तक बढ़ाता है और कैसे कैसे हेल्प करता है। इसी के साथ कर्स लाइन भी रिफाइन होने लग चुका था और धीरे धीरे कर्स लाइन कम हो रहा था और एल्डर को इशारा करते हुए बोलता है कि अब आपका बारी। तो एल्डर भी समझ जाते हैं और अपने पावर को रिलीज करते हुए उस विच कर्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। खुद को कर्स फ्री देखकर एल्डर का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और ये चैन को ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए बोलते हैं कि थैंक यू यंग मैन हेल्प के लिए। ये चैन भी उन्हें इस तरह देखकर खुश होता है। फिर वहाँ से चला जाता है। जब वो एल्डर का दिया हुआ बैग खोलता है तो वो फूले नहीं समाता, क्योंकि उस बैग में 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स हैं, साथ ही एक टोकन जो कि हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट का है। पर जब वो होटल वापस जा ही रहा था तो रास्ते में अचानक उसे ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील दिख जाता है, जिसे देखकर तो वो खुशी हो जाता है और उसे लेने के लिए उस शॉपकीपर के पास चला जाता है। पर जैसे ही वो उस शॉपकीपर को पुकारता है तो देखता है कि ये तो कहीं और ही भाग रहा है और जब वो नोटिस करता है तो देखता है कि ये दो खूबसूरत लड़की को देखकर ये ठरकी बन गया है और ये देखकर तो ये चैन का मुंह ही सड़ जाता है और वो शॉपकीपर को बोलता है कि ओल्ड मैन, अगर आप इसी तरह लड़की को ताड़ते रहे तो मैं आपका सामान लेकर भाग जाऊंगा। मुझे ये ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील चाहिए। ये सुनकर तो ओल्ड मैन कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर औकात में आकर बोलते हैं कि लिटिल ब्रदर, तुम वो इंसान हो जिसके पास अच्छी नज़र है। मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो सभी एक ट्रेज़र है, सिर्फ उस इंसान का इंतज़ार कर रही हैं जिनके नसीब में इन्हें पाना लिखा है। तो ये चैन बोलता है कि बकवास बंद करो और इसका प्राइस बताओ। तो ओल्ड मैन बोलता है कि 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स। पर ये चैन 50,000 प्राइस लगाता है और बोलता है कि अगर मुझे 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स ही खर्च करना था तो क्या हम झाओ डाफू से नहीं ले लेते? इतने दूर यूमिंग ब्लैक मार्केट क्यों आए? गाइस, झाओ डाफू वेपन पवेलियन के एल्डर का नाम है। इधर फिर एल्डर बोलते हैं कि यंग मैन, तुम कुछ ज़्यादा ही प्राइस ड्रॉप कर दिए। तो ये चैन बोलता है कि मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था कि जब भी कोई चीज़ खरीदना तो प्राइस को सीधा हाफ अमाउंट से ड्रॉप कर देना। इससे बूढ़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है 90,000 और इससे एक भी रुपीस कम नहीं। तो ये चैन बोलता है 60,000। ओके, इट्स अ डील। और बूढ़ा उसे ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील दे देता है। ये देखकर तो ये चैन शॉक हो जाता है और सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बार्गिन करने में फेल हो गए। हद है मतलब। फिर एल्डर उससे जल्दी से पैसे मांगने लगते हैं, पर इतने ही में एक खौफनाक औरा फील होता है जो चिल्लाते हुए बोल रहा था कि झूजी यू, तुम बूढ़े गधे, तुम 1000 बार कट के मरोगे, भागने का सोचना भी मत। पर वो बूढ़ा तो डर के मारे भागने लग जाता है। तो उसके पीछे दूसरा वाला बूढ़ा भी दौड़ने लग जाता है और बोलता है कि वहीं खड़े रहो बूढ़े खूसट, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लॉल। ये सब देखकर तो ये चैन को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पर इसी के बाद वो खुश भी हो जाता है और बोलता है कि मैंने इसे फ्री में पा लिया। इसके बाद ये चैन अपने आयरन रॉड को निकालता है जिसे उसने ऑक्शन में खरीदा था और उसे अपने पॉट के अंदर डाल देता है, इस उम्मीद में कि इसे पॉट और ज़्यादा पावरफुल कर देगा। पर काफ़ी टाइम वेट करने के बाद पॉट कोई मैजिक नहीं करता। तो ये चैन गुस्सा हो जाता है और पॉट को ज़मीन में पटक देता है और बोलता है कि क्या मैंने इसलिए 5 लाख स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए, सब बर्बाद। फिर उसे उन ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील का याद आता है जिसे वो बाहर निकाला था और खुश होते हुए बोलता है कि देखो अब कैसे हम अपना रेड हेवन स्वॉर्ड को टेम्पर करते हैं। फिर वो अपने ट्रू फायर को रिलीज़ करता है और अपने स्वॉर्ड में इन दोनों ब्लैक आयरन एंड ब्लैक रॉड को मिक्स करने लगता है। कुछ टाइम मेहनत करने के बाद फाइनली उन दो आइटम्स को अपने स्वॉर्ड में सक्सेसफुली मिक्स कर लेता है, जिससे अब उसका स्वॉर्ड का पावर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो अपने होटल में वापस चला जाता है, जहाँ फैटी उसे देखकर बोलता है कि बॉय, तुम कल वापस कब आए? मुझे तो लगा तुम्हें किसी ने मार दिया। तो ये सुनकर येचन बोलता है कि तुमने तो कहा था कि ऑक्शन के समय
प्राइवेट फाइट्स करना मना है यहाँ, तो फिर एल्डर वुड चाहे कितना भी बोल्ड क्यों ना हो, वो यहाँ पर मुझे ढूंढने नहीं आएंगे ताकि हमारे बीच का अकाउंट सेटल कर सके। फिर येचन वहाँ से जाते हुए फैटी को उससे लिया हुआ उधार 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स वापस कर देता है और बोलता है कि ना ही कम और ना ही ज़्यादा। फिर फैटी उस बैग को ले लेता है और बहुत कंफ्यूज होकर बोलता है कि तुम इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से लाए? तो ये चन बोलता है कि हम बस उठा लिए। ये सुनकर तो फैटी और भी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि उठा लिए? तुम कहाँ से उठा लिए? मुझे भी बताओ, मैं भी जाकर कुछ उठा लूँगा। फिर ये चन उससे बोलता है कि हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट से। तो फैटी कंफ्यूज होकर पूछता है कि हेवनली प्रोफाउंड सेक्ट? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वहाँ से उठाए। एनीवेज, दोबारा से रिच होकर अच्छा लग रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और ऑक्शन हॉल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ ये चन फैटी से बोल रहा था कि थोड़ा कम खाओ वरना ओवर ईटिंग के वजह से मर जाओगे। तो फैटी गुस्सा होकर बोलता है कि तुमने इन फूड्स के लिए पैसे खर्च नहीं किए, फिर तुम इतना ज़्यादा कंप्लेन क्यों कर रहे हो? इसी के साथ एल्डर वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये चंद मन में सोचता है कि अच्छा होगा अगर आज तो तुम मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मैं कल की तरह फिर से तुम्हारा खून जला दूंगा। इसका मतलब है कि इसका इज्जत उतारेगा हाई बिडिंग लगाकर। फिर फैटी येचेन को इस तरह से एल्डर वू को घूरते देख बोलता है कि अच्छा होगा आज तुम कोई पंगा ना लो, तो तुम ऐसे ही बहुत डेंजर में हो। एल्डर वू इतना इजी इंसान नहीं है जिससे तुम आसानी से भिड़ सको। मैंने तो सुना है कि कल उसने तुम्हें जिंदा काट देने की धमकी दी। येचेन इस बात को मजाक बनाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, हम तो डर ही गए। इसी के साथ होस्ट ऑक्शन को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं और पहले आइटम को शो करते हैं, जिसका नाम है वन यांग फिंगर। फिर होस्ट बोलते हैं कि यांग ट्रू की को प्रैक्टिस करने से आप यांग ट्रू की को अपने एक फिंगर में इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम वन यांग फिंगर है, जो कि एक अटैक बेस्ड स्किल है। फायर एट्रीब्यूट वाले कल्टीवेटर इसके लिए बिडिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 50,000 स्पिरिट स्टोन्स है बिडिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले बोली लगाता है फैटी, जो कि 60,000 स्पिरिट स्टोन्स लगाता है। पर की फैमिली से आया हुआ एक लड़का बड़ा एटीट्यूड से 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स का बोली लगाता है, जिसे सुनकर तो फैटी का सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और लेजी होकर बोलता है कि मुझे अभी भी बिडिंग करना है। पर येचन बोलता है कि कल्टीवेशन फैमिलीज काफ़ी रिच होते हैं, उनके लिए इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ एक लड़की 2,10,000 लगाती है, तो आगे आकर और भी लोग बोली लगाते हैं, जहाँ कोई 2,50,000, तो कोई 3 लाख, तो कोई 4 लाख और कोई 5 लाख लगाता है। ये सब सुनकर तो फैटी का हालत मरा हुआ कुत्ता की तरह हो जाता है और बोलता है कि खत्म हो गया सब, ये लोग बहुत रिच हैं। तभी कोई 5,50,000 का बोली लगाता है, जिसे सुनकर फैटी तो शौक ही हो जाता है और खुश होकर अपने टेबल के आगे वाले टेबल को देखता है और बोलता है कि अभी भी होप बाकी है। ये बोली लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि फैटी के सेकंड अंकल थे, जिसे देखकर तो फैटी काफ़ी खुश हो जाता है। पर वो की फैमिली वाला लड़का नाराज़ हो जाता है और फैटी के अंकल से बोलता है कि जियोंग डेसांग, तुम काफ़ी डेयरिंग हो। तो अंकल भी एटीट्यूड के साथ बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो इससे आगे बोली लगाओ। ये सब देखकर तो येचन और फैटी दोनों का मुंह सड़ जाता है। फिर इन दोनों का आपस में बातें शुरू हो जाता है कि क्या तुम्हारे जियोन फैमिली का की फैमिली के साथ कोई पंगा है? हाँ, ऑफ कोर्स है। हम दोनों फैमिली हमारे ग्रैंडफादर के जनरेशन से लड़ रहे हैं एक दूसरे से, सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स के माइन के वजह से। तब से हम दोनों फैमिली में कभी भी फाइटिंग का कोई कमी नहीं रह पड़ा। अच्छा, तो ऐसा है। इसी के साथ होस्ट चिल्लाते हुए सबसे पूछते हैं कि
क्या कोई 5,50,000 से ज़्यादा बिड करना चाहता है? तो कोई जवाब नहीं आता। इसलिए ये वन यांग फिंगर जियोंग फैमिली को दे दिया जाता है, जो कि फैटी के अंकल हैं। फिर सेकंड आइटम को बाहर निकाला जाता है, जो कि स्टाफ रिलेटेड स्किल है। फिर होस्ट बोलते हैं कि जो भी स्टाफ एरे कल्टीवेटर्स हैं, जो स्टाफ या रॉड का यूज़ करते हैं, वो इस स्किल का टेस्ट ले सकते हैं और बिडिंग प्राइस 30,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होगा। इस स्किल को तो देखकर ये चैन काफ़ी खुश हो जाता है, जिससे फैटी मुंह बनाते हुए पूछता है कि तुम तो स्टाफ का यूज़ नहीं करते, तो फिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो ये चैन बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर हुआ को है, क्योंकि वो स्टाफ एरे कल्टीवेटर है। इधर होस्ट सबसे पूछते हैं कि क्या किसी को नहीं चाहिए ये स्किल? अगर नहीं चाहिए तो इसे इस ऑक्शन से हटाया जा रहा है। पर तभी ये चंद 31,000 का बिड कर देता है और बोलता है कि एल्डर मुझे ये चाहिए। पर कहते हैं ना, आपको लड़ाई को ढूंढना नहीं पड़ता, लड़ाई खुद चलकर आपके पास पहुंच जाता है। वही इस वक्त येचन के साथ हुआ। जैसे ही येचन बिड किया, उधर एल्डर वो भी 40,000 के साथ बिड कर दिए। ये देखकर तो येचन का दिमाग ही खराब हो गया और मन में बोलने लगता है कि वू चैंग चिंग, तुम्हें ये नहीं चाहिए था अब तक, जब तक कोई बोली नहीं लगा रहा था। पर जैसे ही हम बिड लगाए तो तुम उठ के आ गया दोबारा से मुझसे भिड़ने। लगता है दोबारा तेरा इज्जत उतारना पड़ेगा। इसी के साथ ये चैन 1 लाख का बोली लगा देता है और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म। गाइस, बड़ा बड़ा अपडेट देंगे अब से, इसलिए हर 2 दिन में एक बार वीडियो आएगा। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट्स छूटे नहीं। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।